नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हार जीत। हार जीत, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। किसी समय की बात है कि विशालगढ़ में ब्रह्मदेव नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा ब्रह्मदेव बहुत ही नेक, दयालु, बुद्धिमान व न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मंत्रीगण व कुछ दरबारी बहुत दुष्ट, मक्कार व स्वार्थी थे। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो भी धन उन्हें खजाने से खर्च के लिए देता, वे दुष्ट लोग उस सारे धन को आपस में बांट लेते और धन को अपनी मौज मस्ती में खर्च करते। प्रजा को राजा के उन दुष्ट अधिकारियों की कारस्तानी की कोई भनक नहीं थी, अतः वह इसमें अपने राजा को ही दोषी मानती थी। वह यही समझती थी कि राजा जानबूझकर उनके सुख दुख का कोई ध्यान नहीं रखता और अय्याशी में डूबा रहता है। एक दिन, भाइयों, अब महाराज का यह अन्याय और सहना बेकार है। हमें उनके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए ताकि वे हम गरीब प्रजा के लिए भी कुछ सोचें। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए, हम सब तैयार हैं। जबकि उस चौपाल से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक नौजवान उनकी बातें सुन कुछ और ही सोच रहा था। आवाज उठाने से क्या होगा? राजा के सैनिक इन सब मूर्खों का सर कुचल कर रख देंगे। राजा को सबक सिखाने के लिए कुछ और ही काम करना होगा, और वह काम मैं करूंगा। मैं चंद्र सिंह, मैं राजा के मंत्रियों और विशेष अधिकारियों को लूटूंगा और लूट का सारा धन गरीबों व दीन दुखियों में बांट दूंगा। यही एक ऐसी नीति होगी जिससे राजा की आंखें खुल जाएंगी। और चंद्र सिंह ने उसी दिन से राज्य अधिकारियों और मंत्रियों को जहां भी अवसर मिलता लूटना आरंभ कर दिया। उफ, आह! यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तिजोरी का सारा धन इस थैली में डाल दो, वरना नहीं, मुझे मत मारो, मैं सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। शीघ्र ही चंद्र सिंह काला आदमी के नाम से पूरे राज्य में मशहूर हो गया। राज्य के भ्रष्ट अधिकारी और मंत्रीगण काला आदमी के नाम से बुरी तरह कांपने लगे। जल्दी करो जी। एक दिन, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, काले आदमी ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। यदि जल्द ही उसे पकड़ा नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब वह हमें कंगाल कर देगा। सैनिकों, जाओ, जिस तरह भी हो काले आदमी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। राजा ने चंद्र सिंह को पकड़वाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैनिक उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हो सके। मैं पूछता हूँ, आखिर वह एक साधारण सा लुटेरा अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या इसे मैं तुम लोगों की कायरता समझूं या निकम्मापन? महाराज, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं, बस मुश्किल यह है कि प्रजा हमारा साथ नहीं देती। क्या मतलब? क्या प्रजा उसे पसंद करती है? हाँ महाराज, प्रजा उसे केवल पसंद ही नहीं करती, बल्कि उसे छुपाने में भी उसकी भरपूर मदद करती है। लोग उसे देवता के समान पूजते हैं, क्योंकि वह लूटे हुए धन से गरीब और दीन दुखियों की मदद करता है। कुछ सोचने विचारने के पश्चात राजा ब्रह्मदेव ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई भी व्यक्ति उस देशद्रोही डाकू की मदद करेगा उसे भी मुजरिम समझा जाएगा तथा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और जो उसे पकड़वाने में मदद करेगा या उसे जिंदा व मुर्दा हमारे सामने पेश करेगा उसे 11,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। साथ ही तमाम सैनिकों को पूरे नगर में फैला दो तथा उस डाकू की खोज करने के साथ साथ उन लोगों पर भी नजर रखो जो उसे पनाह देते हैं और उसकी मदद करते हैं। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इधर राजा ब्रह्मदेव अपने सैनिकों को आदेश सुना रहा था, उधर चंद्र सिंह नित्य की भांति लूटा हुआ धन गरीबों और दुखियों में वितरित कर रहा था। चंद्र भैया की जय हो, चंद्र भैया जिंदाबाद, चंद्र भैया सदा अमर रहें। तभी चंद्र भैया, गजब हो गया। ओह झुमरू, काफी घबराया हुआ सा लगता है, क्या बात हो सकती है? क्या बात है झुमरू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है चंद्र भैया, मैं अभी अभी दरबार से होकर आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, महाराज ढिंडोरा पिटवाने जा रहे हैं। फिर आगंतुक ने एक ही सांस में दरबार में जो कुछ सुना था वह सब चंद्र सिंह को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर चंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। मैं अभी तक महाराज पर इसलिए हाथ नहीं डाल रहा था कि वे जल्दी ही राह पर आ जाएंगे तथा मुझसे समझौता कर मेरे लुटेरा बनने का कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन लगता है सिंहासन की बू उनके दिमाग में बुरी तरह घुस गई है और अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी
और उन्हें सबक सिखाना ही होगा। लेकिन चंद्र भैया, अब तुम्हारे लिए खतरा बहुत बढ़ गया है। शायद अब तक राजा के तमाम सैनिक शिकारी कुत्तों के समान चप्पे चप्पे पर तुम्हारी पूंछ सूंघते फिर रहे होंगे। मेरी राय यही है कि तुम कुछ समय के लिए या तो लूटपाट बंद कर दो या फिर नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। मुझे बुज़दिल बनाने का प्रयत्न मत करो झुमरू। मैं गर्दन कटा सकता हूँ लेकिन पीठ नहीं दिखा सकता। राजा का एक सैनिक मेरे पीछे है या पूरी फौज। जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी शेष रहेगा, मैं उनसे लोहा लूंगा, उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर मेरे ये दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई भी तो मेरे साथ हैं। इनके रहते भला राजा या उसके सिपाही मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं चंद्र भैया। तुम्हारे पसीने की एक बूंद पर हम अपना खून बहा देंगे। हाँ चंद्र भैया, तुम जरा भी चिंता ना करो। हमारे जीते जी कोई भी हाथ तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारी हवा राजा या उसके सैनिकों को तो क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधों, यहाँ तक कि हवा को भी नहीं लगने पाएगी। मुझे तुम लोगों की मित्रता, प्यार और स्नेह पर गर्व है मेरे परम मित्रों। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम में से कोई भी राजा के सैनिकों की निगाहों में आए और दंड का भागी बने। मेरी आप सबसे यही विनती है कि कल से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। मैं स्वयं ही आप लोगों की या जो आज यहाँ नहीं आए उनकी भी ज़रूरतों का सारा सामान उनके घर पहुँचा दूंगा। लेकिन चंद्र भैया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप लोग अब कोई बहस न करें। बस जल्दी से जल्दी इस धन को आपस में बांटकर तुरंत यहाँ से निकल जाएं और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करें। राजा से मैंने ही लड़ाई मोल ली है और मैं ही उससे निपटूंगा। अब या तो वह जीवित बचेगा या फिर मैं। चंद्र की बात का उल्लंघन करने की किसी में भी हिम्मत नहीं हुई और वे चुपचाप वहां बचा सारा धन आपस में बांटकर वहां से चले गए। घायल सिंह के समान चंद्र सिंह बराबर भ्रष्ट अधिकारियों को लूटता रहा। कई बार उसका सामना राजा के सैनिकों के साथ भी हुआ। वह रहा काला आदमी, पीछा करो और मार गिराओ, सावधान, वह इस बार बचकर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन चंद्र सिंह हर बार सैनिकों के जाल से साफ बचकर निकल जाता। दिन पर दिन बीतते रहे और अभी राजा ब्रह्मदेव ने काला आदमी जैसी एक मुसीबत से छुटकारा भी नहीं पाया था कि एक रात पास के जंगल से एक खौफनाक शेर ने भी राज्य के एक गांव में अचानक हमला बोल दिया। बचाओ, भागो। उस रात उस आदमखोर शेर ने 3 शिकार किए। आई! और सैनिकों के पहुंचने व दिन निकलने से पहले ही जंगल में जाकर छिप गया। पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं छिप गया होगा। इस घने जंगल में उसे ढूंढ पाना आसान नहीं। आओ वापस लौट चलें। यदि फिर उसने गांव में धावा बोला तो उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। दूसरी रात शेर ने एक दूसरे गांव पर धावा बोला और पुनः 3 स्त्री पुरुषों को अपना शिकार बनाकर दिन निकलने से पूर्व वापस जंगल में जाकर छिप गया। सैनिकों ने शेर को खत्म करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वे उसे मार पाने में सफल नहीं हो पाए। इस तरह दिन ब दिन चंद्र सिंह के साथ साथ उस खौफनाक सिंह का भी आतंक विशालगढ़ में बढ़ता गया। महाराज, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, वरना एक दिन वह आदमखोर शेर पूरे नगर को खा जाएगा। हम सबकी जिंदगी खतरे में है महाराज। हम डर के मारे रात को सो तक नहीं पाते। हर समय यही डर लगा रहता है कि ना जाने कब वह खूनी शेर आ जाए। हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा ब्रह्मदेव प्रजा की रोज रोज की गुहार से बुरी तरह परेशान हो उठे। उफ, मैं क्या करूं? अभी एक मुसीबत से तो छुटकारा भी नहीं मिल पाया था कि यह दूसरी मुसीबत सर पर आ पड़ी। फिर कुछ सोचकर राजा बोला, सुनो दोस्तों, फिलहाल मैं तुम लोगों को यही राय देता हूँ कि पूरे गांव वाले मिलकर कुछ रात अपने अपने गांव में पहरा दें और शेर को मारने की कोशिश करें। आप लोगों के साथ सेना की एक एक टुकड़ी भी रहेगी। ऐसा प्रबंध मैं जंगल के तमाम निकटवर्ती गांव और कस्बों के लिए करवा देता हूँ। इसके साथ ही सेना की एक टुकड़ी जंगल में शेर की खोज करेगी और उसे खत्म करने की कोशिश करेगी। अब आप लोग जाइए और जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। महाराज ब्रह्मदेव जिंदाबाद, महाराज अमर रहें। उस रात से हर गांव में लोग बाग मिलकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर पहरा देने लगे। इस काम में सैनिक भी उनके साथ थे। राजा के आदेश पर सेना की एक बड़ी टुकड़ी जंगल में भी शेर की खोज करने लगी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी
सैनिक न तो आदमखोर शेर को खोजकर मार सकने में सफल हुए और न ही चंद्र सिंह को पकड़ पाने में सफल हुए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि इतने सख्त पहरे में ना तो चंद्र सिंह ही उस दिन के बाद से किसी को लूट सका और न शेर जंगल से बाहर निकलकर किसी इंसान को अपना शिकार बना सका। यह अच्छा ही हुआ कि इस कदम से शेर और काले आदमी की गतिविधियां बंद हो गई। लेकिन तुम लोग बराबर उन दोनों की तलाश जारी रखो। इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना मौका मिलने पर दोनों खूंखार दरिंदे पुनः सक्रिय हो सकते हैं और प्रजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसी महाराज की आज्ञा। सैनिकों के जाने के बाद महामंत्री जी, आप पूरे राज्य में मुनादी करवा दें कि जो कोई भी उस खूंखार शेर को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करेगा, उसे भी हम 11,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे, जैसा कि हमने काले आदमी पर घोषित कर रखा है। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन ही महामंत्री ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। सुनो भाइयों, सज्जनों, सुनो, ध्यान से सुनो। कुछ दिन पहले आतंक मचाने वाले आदमखोर शेर को जो भी बहादुर इंसान जिंदा या मुर्दा महाराज के सामने पेश करेगा, उसे महाराज की ओर से 11,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ढम ढम ढम। कुछ ही दिन बाद राज दरबार में एक शिकारी हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम देवराज है और मैं पड़ोसी देश का वासी हूँ। मुझे शिकार का बहुत अनुभव है। मुझे पता चला है कि आपके राज्य में एक आदमखोर शेर ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है। यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं उसे जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर सकता हूँ। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं। यदि तुम उस आदमखोर शेर को मार पाने में सफल हुए तो इनाम के साथ साथ हम तुम्हें मुंह मांगी वस्तु भी देंगे। धन्यवाद महाराज, अब आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक 2 दिन बाद वह शेर जिंदा या मुर्दा आपके कदमों पर होगा। शिकारी के राज दरबार में आने की बात जंगल की आग के समान पूरे नगर में फैलते देर नहीं लगी। अरे भाई, सुना तुमने? आज दरबार में पड़ोसी देश का एक शिकारी आया था। उसने महाराज से वायदा किया है कि वह 2 दिन बाद उस आदमखोर शेर को जिंदा या मुर्दा राजा के सामने पेश करेगा। अच्छा, क्या सचमुच? भाई, मुझे तो उस शिकारी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जब सैकड़ों सैनिक उस शेर को मार पाना तो दूर, उसे खोज तक नहीं पाए, तो भला वह अकेला शिकारी उसे क्या मार पाएगा? भाई, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं 2 दिन बाद राज दरबार में जरूर जाऊंगा। तब सच्चाई का अपने आप पता चल जाएगा। तब मैं भी जाऊंगा। कम से कम उस दुस्साहसी शिकारी के दर्शन तो करने को मिलेंगे। मैं भी जाऊंगा, हम भी। उड़ते उड़ते यह खबर झुमरू द्वारा चंद्र सिंह के कानों में भी पड़ी। क्या वह शिकारी सचमुच इतना बहादुर हो सकता है कि उस हिंसक शेर को मार डाले, जो अब तक न जाने कितनों की जाने ले चुका है? सुना तो यही है चंद्र भैया। तब तो 2 दिन बाद मैं भी उसे देखने दरबार में जाऊंगा। यह तुम क्या कह रहे हो चंद्र भैया? तुम्हारा राज दरबार में जाना आत्महत्या करने के समान होगा। तुम्हें पहचानते ही जो बहादुर शिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देशवासियों के प्राण बचाने की हिम्मत कर सकता है, उसके दर्शन करना मेरे लिए गर्व की बात होगी झुमरू। मैं दरबार में जरूर जाऊंगा, फिर चाहे जो भी हो। लेकिन तुम चिंता न करो, मैं वेश बदल कर जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। उधर अगले दिन भोर का उजाला फैलते ही शिकारी देवराज विशालगढ़ के घने जंगल में जा पहुंचा और आदमखोर शेर की खोज करने लगा। काफी शांत वातावरण है यहाँ का। लगता ही नहीं कि आदमखोर शेर जैसा जानवर यहाँ रहता होगा, वरना अन्य वन्य जीव उसके भय से शोर शराबा जरूर करते। लेकिन अभी वह जंगल में प्रविष्ट होकर कुछ ही आगे बढ़ा था कि पेड़ों पर बैठे पक्षी और आसपास विचरते जानवर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। ओह, यह पशु पक्षी अचानक शोर क्यों करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने आदमखोर शेर को आते देख लिया हो और इसी भय से शोर मचा रहे हों? यही बात हो सकती है। मुझे जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। यदि वह इधर से गुजरा तो तीर द्वारा आसानी से उसे मार गिराऊंगा। और वह फुर्ती से एक घने पेड़ पर चढ़ गया तथा तीर कमान संभालकर शेर के आने का इंतजार करने लगा। जबकि पशु पक्षियों का वह शोर वास्तव में उस खतरनाक सिंह के लिए चेतावनी थी, जो कि उस समय कुछ वन्य जानवरों के साथ एक पोखर में पानी पी रहा था। ओह, शायद कोई मनुष्य निकट ही मौजूद है और उसे शायद मेरी ही तलाश है। दोस्तों,
शायद कोई शिकारी मेरा या तुम लोगों का शिकार करने हमारे जंगल में आ पहुंचा है, अतः तुम सब दौड़कर अपने अपने घरों में छिप जाओ। मैं भी अपनी मान में जा छुपता हूँ। फिलहाल इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है मित्र, तुम्हारी राय बिल्कुल सही है। अच्छा, हम चलते हैं। और शेर समेत सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। इधर जब काफी इंतजार करने के बाद भी शिकारी को शेर आता दिखाई नहीं दिया तो वह सोच में डूब गया। आश्चर्य है, पशु पक्षियों का शोर अचानक कैसे रुक गया और शेर कहाँ रह गया? क्या यह सब मेरा भ्रम था? मेरा आज तक का तजुर्बा क्या बेकार था? कुछ देर और शेर के आने का इंतजार करने के पश्चात शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि पशु पक्षियों ने शोर मचाया, लेकिन शेर या चीता सामने नहीं आया। शेर की तलाश करते करते आखिरकार शिकारी देवराज उस पोखर के पास जा पहुंचा, जहां कुछ देर पहले शेर अन्य जानवरों के साथ पानी पीने आया था। बहुत प्यास लगी है, पहले थोड़ा पानी पीकर कुछ देर आराम कर लूं, फिर उस आदमखोर शेर की तलाश करूंगा। शिकारी ने पानी पिया, लेकिन पानी पीकर जैसे ही उसने आसपास नजरें दौड़ाई, वह चौंक उठा। अरे, शेर के पंजों के निशान! यहाँ तो शेर के पंजों के साथ कुछ और भी जानवरों के पंजों के निशान हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे जानवर जो उसके साथ यहाँ पर थे, वे वास्तव में शेर के दोस्त हैं और उसके साथ ही हिल मिलकर रहते हैं। आश्चर्य है, ऐसा तो आज तक किसी ने न देखा न सुना होगा कि आदमखोर शेर दूसरी जानवरों का दोस्त भी हो सकता है। अब समझा कि जब मैं जंगल में प्रविष्ट हुआ था तो आसपास के जानवर और पक्षी क्यों शोर मचाने लगे थे और फिर अचानक क्यों खामोश हो गए। जरूर वे शेर को ही मेरे प्रति खतरे से आगाह कर रहे थे। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शेर को अब तक राजा के सैनिक क्यों नहीं मार पाने में सफल हुए। साफ है कि शेर की मदद अन्य जानवर करते हैं, क्योंकि शेर उन्हें प्यार करता है और उन्हें अपना शिकार नहीं बनाता। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।